नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में जारी भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और गुंडागर्दी पर कड़ा प्रहार। कहा, बीजेपी सरकार में नहीं बचेंगे घुसपैठिए। प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान में दिग्गजों ने लगाया जोर। भाजपा प्रत्याशियों के लिए अमित शाह, नितिन नवीन और जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेताओं ने थामी प्रचार की कमान। ममता के समर्थन में उतरे तेजस्वी, केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्र निर्माण में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में हुई प्रगति की प्रशंसा। देश की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि को बताया बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया में चल रहे तनाव और संघर्ष के बीच भगवान बुद्ध के विचार हैं प्रासंगिक। अट्ठाईस अप्रैल को बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र। 8वीं विधानसभा के 5वें सत्र की अधिसूचना जारी। पुराना सचिवालय में चलेगी कार्यवाही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से हड़कंप। डिनर के दौरान फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली जिले के आरामबाग और उत्तर 24 परगना के बनगांव में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कोलकाता में एक भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं ने लोगों को परेशान कर दिया है और उन्हें हटाने का संकल्प अब और मजबूत हो गया है। कोलकाता की सड़कों पर उतरा जनसैलाब। इससे पहले गुरुवार को हावड़ा में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो कर दिखा दी थी विरोधियों को अपनी ताकत। प्रधानमंत्री ने एक हफ्ते के अंदर ही इन जुड़वा शहरों में रोड शो कर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। उमड़ती भीड़ और बढ़ा हुआ मत प्रतिशत देखकर प्रधानमंत्री आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। जो जनता का मिजाज नहीं भांप पाए, वो इतने भारी मतदान की खबरें सुनकर के बहुत हैरान है और कुछ लोगों की तो नींद ही खराब हो गई है। साथियों, 15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए। जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। रोड शो से पहले विधान सरली रोड स्थित थनथनिया काली बाड़ी मंदिर में प्रधानमंत्री ने दर्शन पूजन किया। उन्होंने बोगांव रैली से पहले मतुआ समुदाय के प्रवर्तक हरिचांद ठाकुर और गुरुचांद ठाकुर के दर्शन किए। एक तस्वीर साल 2019 की मतुआ महासंघ की मुख्य संरक्षक बड़ोमा बीणा पाणी देवी के साथ भी सोशल मीडिया पर छाई रही।
प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभाओं में तृणमूल को निर्मम सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष का नारा देने वाली तृणमूल महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें या तो स्कूल कॉलेज में अपराध हुए हैं या फिर ड्यूटी के समय बेटियों को प्रताड़ित किया गया है और ज्यादातर मामलों में टीएमसी के नेता शामिल है। यहां टीएमसी के पाले पोसे गुंडे बेखौफ घूमते हैं और टीएमसी सरकार क्या करती है? ये निर्मम सरकार गुंडों को बचाती है। तृणमूल सरकार में जारी भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और गुंडागर्दी पर प्रधानमंत्री ने सीधे हमले किए। उन्होंने कहा कि सिंडिकेट की वजह से पश्चिम बंगाल में कारखाने बंद हुए, निवेश जीरो हो चुका है और मानुष यानी नौजवान रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर है। गांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में बंद हुई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही दुकान फली फूली है और ये दुकान है सिंडिकेट की कटमनी और कमीशन खोरी। अवैध घुसपैठ से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी घुसपैठिए हैं वो सतर्क रहें। 4 मई को भाजपा सरकार का राज्य में गठन होने के बाद अवैध घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई होगी। अमरेंद्र गुप्ता और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान कोलकाता की सड़कों पर अलग ही तस्वीर देखने को मिली। ये सिर्फ एक रोड शो नहीं था, बल्कि नारी शक्ति का उत्सव बन गया था। हर वर्ग और हर उम्र की महिलाएं भारी संख्या में सड़कों पर उतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का उत्साह जबरदस्त नजर आया। खासकर महिलाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है। तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच चुनावी प्रचार के दौरान कई ऐसी घटनाएं और बयान सामने आए हैं जो इस चुनावी माहौल को और गरमा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर तमाम दलों के दिग्गज प्रचार अभियान में जुटे हैं। अंतिम चरण में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नादिया जिले के तिहट्टा और रानाघाट दक्षिण में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उत्तर 24 परगना के बारासात में एक भव्य रोड शो के जरिए जनता के बीच अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अवैध घुसपैठिए और आतंकवाद को लेकर टीएमसी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद बंगाल की भूमि से घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा। अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नादिया जिले में चुनाव प्रचार के दौरान ममता सरकार पर बंगाल की संस्कृति और विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। वहीं पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चुनावी रैली और मेगा रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया। इस बीच राज्य में चुनावी हॉट सीट बन चुकी भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी ने प्रचार की कमान संभाली, वहीं राज्य में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने जनता के बीच अपनी बात रखी। इस बीच भाजपा और टीएमसी के चुनावी काफिले का आमना सामना होने पर दिलचस्प दृश्य सामने आया, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभा छोड़कर चलती बनी, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने उनके इस रवैये पर खास अंदाज में टिप्पणी की। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मैं यहाँ कल रैली कर दूंगी। मैं यह असभ्यता बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत गलत और अव्यवहारिक है। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल पुलिस पर सत्तारूढ़ दल की तनाव फैलाने में मदद करने का आरोप लगाया है। बंगाल में निचले स्तर में जितने पुलिस बल के ऑफिसर हैं, ये सारे अभी भी मदद कर रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी को ये तनाव फैलाने के लिए, भयभीत के माहौल पैदा करने के लिए। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब टीएमसी समर्थकों ने भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को इलाके में प्रचार करने से रोकने की कोशिश की। हालांकि बाद में कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से हालात को संभाला गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने रविवार को काकद्वीप का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आगामी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले राजनीति के सारे दांव खेले जा रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि हावड़ा स्टेशन को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बना दिया और इसके बाद बीजेपी ने आक्रामक अंदाज में उनके इस दावे की पोल खोल दी। आइए देखते हैं क्या है नया सियासी दांव। क्या पश्चिम बंगाल में पहले चरण के रुझानों ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है? मुख्यमंत्री का दावा कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हुआ विकास उनके सरकार की देन है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या केंद्र के प्रोजेक्ट का श्रेय लेना अब चुनावी रणनीति बन गया है? क्या दबाव इतना है कि काम और क्रेडिट की सीमाएं भी धुंधली की जा रही हैं? आइए सुनते हैं ममता बनर्जी के दावे, उनकी ही जुबानी। কি করেছো তুমি? ওই হাওড়া স্টেশনটা इंटरनेशनल स्टेशन আমি করে দিয়ে গিয়েছিলাম, ওটা তুমি করোনি। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद जाहिर है सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सीधा पलटवार करते हुए कहा है कि हावड़ा स्टेशन का विकास पूरी तरह नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। बीजेपी का दावा है कि पिछले एक दशक में जितना भी काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जिस स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम से 2022 में ममता बनर्जी ने दूरी बनाई, आज उसी के विकास का श्रेय लेने की कोशिश आखिर क्यों? पश्चिम बंगाल की राजनीति में हावड़ा का नाम हमेशा प्रमुख रहा है। यह न केवल राज्य की ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि हालिया वर्षों में यहाँ के रेलवे स्टेशन के विकास कार्य भी राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बने हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन 15 अगस्त 1854 में पहली बार संचालित हुआ था, जिसमें पहली बार यात्रियों के लिए ट्रेन का शुभारंभ किया गया था और अब यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में एक बन चुका है। हावड़ा स्टेशन में 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और यह हुगली नदी के किनारे बना है। केंद्र सरकार ने हावड़ा स्टेशन पर बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी देकर इस दावे को निराधार बताया है। ऐसे में सवाल ये कि ममता बनर्जी की ओर से बयान क्या श्रेय की राजनीति है या पहले चरण से उपजी निराशा के बाद उनकी बदली हुई चुनावी रणनीति? हावड़ा स्टेशन को इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन बनाने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसकी पूरी क्रेडिट ममता बनर्जी झूठ बोलकर, असत्य बोलकर चोरी करने की कोशिश कर रही है। ऐसे क्रेडिट चोरी नहीं किया जा सकता, काम करके क्रेडिट कमाया जाता है। केंद्र सरकार ने पूर्वी रेलवे के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा और उसके आसपास के स्टेशनों पर संचालन बेहतर बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं चलाई हैं। आंकड़ों में साफ पता चलता है कि यातायात को सुगम और तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। टीकीपारा, शालीमार, पद्मपुकुर, अमता, डोमजूर, बरगछिया, बाली तिकुरी, बंक नयाबाज, संतरागाछी और शालीमार स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा हो चुका है और ये सभी स्टेशन
हावड़ा स्टेशन से जुड़े हुए हैं। इन स्टेशनों के विकास के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं, जिनसे न केवल स्टेशन की कार्य क्षमता बढ़ी है, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिली है। प्लेटफॉर्म नंबर 15 का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई 312 मीटर से बढ़ाकर 591 मीटर की गई। इसके अलावा 2 नए प्लेटफॉर्म विकसित किए गए, जिससे स्टेशन की क्षमता में वृद्धि हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक कार्यकारी लाउंज स्थापित किए गए हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए इंटरनेट, सीसीटीवी और एकीकृत सूचना प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री समय पर ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर सकें। विकास कार्यों की ये लंबी फहरिस्त केंद्र सरकार के दावे को मजबूत करती है। पिछले 12 वर्षों में हावड़ा और उसके आसपास शालीमार और संतरागाछी में तेज विकास हुआ है। संतरागाछी के कोचिंग डिपो में 2023-24 में एक स्टोर डिपो का भी निर्माण हुआ है। शालीमार और संतरागाछी रेलवे स्टेशनों पर करीब 1200 करोड़ रुपए का विकास कार्य चल रहा है, जिससे यात्रियों के लिए सुविधा में विस्तार हुआ है। शालीमार में गंगा छोर पर जेटी पास कनेक्शन का निर्माण एक प्रमुख परियोजना है। वहीं मैकेनिकल डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री सिस्टम गिट्टी रहित ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। संतरागाछी में न्यू स्टेशन बिल्डिंग की सुधार योजना और प्लेटफॉर्म 1 के विस्तार के साथ दूसरे प्रवेश द्वार के निर्माण का भी काम चल रहा है। 10 नए लिफ्ट, 8 स्वचालित सीढ़ियां, 4 फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के मतदान से पहले राजनीति हावड़ा स्टेशन के विकास पर आकर टिक गई है। पहले चरण के बाद बदली सियासत और अब हावड़ा बना है नया रण क्षेत्र। और क्या हर बड़ा प्रोजेक्ट अब राजनीतिक श्रेय की दौड़ का हिस्सा बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति में हालिया विवादों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। एक और जहां ममता बनर्जी के जाति सूचक शब्द पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक रैली में जात सूचक शब्द के प्रयोग पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी ओर पवन खेड़ा की कानूनी लड़ाई ने असम की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। क्या है इन विवादों का असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा? देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। और असम की राजनीति में 2 अलग-अलग विवादों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाति सूचक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर विपक्ष हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कानूनी विवादों में घिरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 23 अप्रैल को चौरंगी में दिए गए भाषण को लेकर विवाद सामने आया है। उनके संबोधन के दौरान इस्तेमाल किए गए एक जाति सूचक शब्द पर आपत्ति जताई गई है और इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हुई है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने अपमानजनक शब्द के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के चलते कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक नई कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पवन खेड़ा की कानूनी लड़ाई ने असम की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती है। यह दोनों घटनाएं राजनीति में बढ़ती तकरार और उस पर आधारित कानूनी विवादों की गहरी परतों को उजागर करती हैं, जो आगामी चुनावों के लिए निर्णायक हो सकती हैं। फिलहाल दोनों मामलों ने सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी के बयान पर उठ रहे सवाल और तेजी से हो रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और गुजरात में रविवार को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब नजरें परिणाम पर टिकी हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। 15 महानगर पालिकाओं, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। इस चुनाव में 4 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 2 करोड़ 16 लाख से अधिक पुरुष और 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं।
मतदान के लिए पूरे गुजरात में 48,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। करीब 11,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 2,000 से अधिक को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। सुरक्षा के लिए 90,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। आम मतदाताओं के साथ ही साथ मतदान में राजनीतिक दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में मतदान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। तो वहीं टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा में मतदान किया। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे शहर के लोगों ने, मेरे राज्य के लोगों ने सब साथ में मिलके नरेंद्र भाई मोदी की खास तौर पे विकास की जो राजनीति है और विकास की यात्रा को और मजबूत बनाने के लिए पूरे गुजरात के लोग आगे आए हैं, एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। इन निकाय चुनावों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों में 13% से अधिक वोट हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को एंट्री सूरत के रास्ते मिली थी। उस वक्त आपने दिल्ली मॉडल को दिखाकर सूरत नगर निगम की 17 सीटें जीतकर सबको चौंकाया था और गुजरात में भाजपा के मुख्य विपक्षी के रूप में उभरी थी। लेकिन बीते 5 साल में काफी कुछ बदला है। आप दिल्ली की सत्ता गंवा चुकी है। हाल के दिनों में पार्टी के साथ राज्यसभा सांसदों की बगावत से पार्टी बैकफुट पर है। ऐसे में सबकी नजरें इन चुनावों के परिणामों पर टिकी हैं। अहमदाबाद से सुमन बोराना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के भागड़ इलाके में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले कब्रिस्तान के पास खाली पड़े एक घर से भारी मात्रा में बम बरामद किए गए हैं। ये घटना उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब ये जांच किया जा रहा है कि ये बम किसने जमा किए थे और इसके पीछे मकसद क्या था। भारत में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रह किया जा रहा है और इसके आंकड़े पहले से अधिक तेज, सटीक और बेहतर तरीके से जुटाए जा सकेंगे। जनगणना किसी देश या क्षेत्र की आबादी से जुड़ा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी आंकड़ों को जुटाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यही आंकड़े सरकार को नीतियां बनाने और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करते हैं। भारत में जनगणना के शुरुआती संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मुगल काल में अबुल फजल की कृति आयन अकबरी से मिलती है। आधुनिक भारत में पहली जनगणना 1865 से 1872 के बीच हुई, जबकि पहली समकालिक जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। जनगणना 2027 भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान माना जा रहा है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। मोबाइल आधारित ऐप के जरिए डेटा संग्रह किया जाएगा और CMMS पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की जाएगी। जनगणना 2 चरण में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और आवास गणना 2026 में होगा, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में किया जाएगा। इस बार जनगणना में व्यापक जातिगत गणना भी शामिल की जाएगी। सरकार ने इसके लिए करीब 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत लोगों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसे किसी अन्य संस्था या न्यायालय में साझा नहीं किया जाएगा। करीब 31 लाख गणनाकर और पर्यवेक्षक तथा 1 लाख से अधिक अधिकारी इस अभियान में तैनात किए जाएंगे। उन्नत डिजिटल तकनीक और मजबूत डेटा सुरक्षा प्रणाली के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि सटीक और विश्वसनीय आंकड़े कम से कम समय में उपलब्ध कराए जा सकें। जनगणना 2027 से देश को विस्तृत आंकड़े मिलेंगे जो भविष्य की योजनाओं और समावेशी विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में देश में चल रहे जनगणना अभियान पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान पूरी तरह डिजिटल होने के साथ साथ नागरिकों के लिए प्रक्रिया ये सरल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और इसे सफल बनाने में सहयोग करें।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा 20 करोड़ से अधिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन की भी सराहना की, जिनमें ऐतिहासिक पांडुलिपियां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े महत्वपूर्ण पत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत की बेटियों के शानदार प्रदर्शन की भी तारीफ की। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में चल रहे जनगणना अभियान के बारे में बात की और कहा कि यह बहुत जरूरी है कि देश के हर नागरिक को जनगणना अभियान के बारे में जानकारी हो और वो इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। पीएम मोदी ने बताया कि जनगणना की जानकारी सुरक्षित, गोपनीय रखी जाती है, साथ ही डिजिटल रूप से सुरक्षित होती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लेने और जनगणना 2027 को सफल बनाने की अपील की। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में आज की जीवन शैली पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते हुए इस समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। साथियों, कुछ दिन पहले ही नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष पोर्टल पर एक अनोखा डेटाबेस शेयर किया है। इस संस्था ने 20 करोड़ से भी ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों को डिजिटाइज कर सार्वजनिक किया है। यहां आपको 8वीं शताब्दी का एक रोचक ग्रंथ श्री भुवालय भी देखने को मिलेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप www.abhilekpatal.in को जरूर विजिट करें। यह आपको अपने इतिहास का अद्भुत अनुभव देगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में फ्रांस के बोर्डो में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस प्रतियोगिता में भारत की बेटियों की शानदार प्रदर्शन की खूब तारीफ की। हमारी बेटियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुझे इस प्रतिभाशाली टीम पर बहुत गर्व है। इसमें मुंबई की श्रेया मुंदड़ा, तिरुवनंतपुरम की संजना चाको, चेन्नई की शिवानी भरत कुमार और कोलकाता की श्रीमोई बेरा शामिल थी। इसमें हमारी टीम विश्व में 6ठे स्थान पर रही। श्रेया ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। संजना ने सिल्वर तो शिवानी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत में ओलंपियाड के लिए छात्रों की चयन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। हर वर्ष देश भर की करीब 6 लाख स्टूडेंट्स इस मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। समय के साथ यह संख्या लगातार बढ़ रही है। देश की बेटियों के बीच ओलंपियाड का यह कल्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और पवन ऊर्जा क्षेत्र में मिली उपलब्धियों की खास चर्चा की। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित स्वदेशी तकनीक से बने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता की सराहना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पवन ऊर्जा क्षमता के 56 गीगावाट से अधिक होने को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में देश में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में हुई प्रगति की प्रशंसा की और राष्ट्र निर्माण में इस कार्यक्रम के योगदान की भूमिका का उल्लेख किया। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए औद्योगिक वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभों पर भी पीएम मोदी ने अपने विचार रखे। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। साथियों, कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। तमिलनाडु के
कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल क्रिटिकलिटी वह स्टेज है जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करता है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। पीएम मोदी ने कलपक्कम में ब्रीडर रिएक्टर की सफलता के लिए वैज्ञानिकों और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इससे जुड़े लोगों को बधाई दी। मुझे मार्च 2024 का वह समय भी याद है जब मैं कलपक्कम में रिएक्टर की कोर लोडिंग का साक्षी बना था। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। देशवासियों का जीवन बेहतर और आसान बनाने के लिए उनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इससे विकसित भारत के हमारे संकल्प को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन ऊर्जा को एक अदृश्य शक्ति बताया और इसके बिना हमारा जीवन एक दिन भी न चले की बात को प्रमुखता के साथ रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि पवन ऊर्जा की यही अदृश्य ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि वायुर्वै समष्टिः, अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। भारत के विकास के लिए पीएम मोदी ने सौर और पवन ऊर्जा की भूमिका को अहम बताया। पीएम ने कहा कि यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, यह हमारे भविष्य की सुरक्षा है, इसमें हम सबकी भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की जयंती से पहले उनके शांति, करुणा और संतुलन के संदेश को याद किया। पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात के बीच बुद्ध के आदर्शों की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के विचारों को फैलाने वाली एक संस्था का भी विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण में बुद्ध पूर्णिमा से पहले भगवान बुद्ध के संदेश और उनके आदर्शों को याद किया। प्रधानमंत्री ने शांति, करुणा और संतुलन के महत्व पर जोर देते हुए पश्चिम एशिया में फैले तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर भगवान बुद्ध के आदर्शों और सिद्धांत को बेहद प्रासंगिक बताया। भगवान बुद्ध के आदर्शों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था का उल्लेख किया जो भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाने का काम कर रही है। इस संस्था को लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ऑल्त्सर रिनपोचे चला रहे हैं, जिनका नाम लेते हुए प्रधानमंत्री ने उनके प्रयासों की तारीफ की। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओल्त्सर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मौजूद कर्मा मोनेस्ट्री का भी उदाहरण दिया, जो एक जीवंत क्षेत्र है और जहां 700 से अधिक देशी वृक्षों को संरक्षित किया गया है।
बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। मन की बात कार्यक्रम के संस्करण में प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए 7 दिवसीय गणतंत्र के महोत्सव पर हुई बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम को याद किया। इस समारोह में भारतीय संगीत के समावेश को लेकर प्रधानमंत्री ने गर्व जताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक खास अपील भी की। इस साल की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी बहुत यादगार रही थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सीएपीएफ के बैंड्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बीटिंग रिट्रीट के बीते जाने के बाद ये सारी मेहनत, ये उपलब्धि धीरे धीरे ओझल हो जाती थी, लेकिन अब इसे लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है। बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक पहली बार वेव्स ओटीटी पर भी उपलब्ध है। आने वाले समय में यह दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद होगा। आप इसे जरूर सुने। मन की बात के संस्करण में प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के शांति एवं करुणा के सार्वभौम संदेश को याद करते हुए भारत की अजेय सैन्य शक्ति पर गर्व व्यक्त किया और भारतीय संगीत की अनुपम मधुरता, सांस्कृतिक गरिमा पर भी गर्व का भाव प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के ताज़ा अंक में ऐसी कई प्रेरक कहानियों को देशवासियों के साथ साझा किया जो मौजूदा समय में प्रकृति संरक्षण का मिसाल बनी है। प्रधानमंत्री ने कच्छ से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर नॉर्थ ईस्ट में हो रहे बदलावों को देशवासियों के साथ साझा किया। भारत में ऐसे अनगिनत लोग और संस्थाएं हैं जो प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना अहम योगदान और सहयोग दे रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही लोगों की प्रेरक कहानियां देशवासियों से साझा की। ये कहानियां बताती हैं कि जब इंसान प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है तो असंभव काम भी संभव हो जाता है, जिसका उदाहरण है फ्लेमिंगो सिटी कच्छ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं। इससे टकराव की आशंका बढ़ती है, लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान में पाए जाने वाले गोडावण पक्षी का भी जिक्र किया, जिनके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। गोडावण के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो नई जीवन की शुरुआत को और मजबूत बना रहा है। मन की बात के इस संस्करण में पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहकर पुकारा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की नई उपलब्धि की चर्चा की। नॉर्थ ईस्ट हम सब के लिए अष्टलक्ष्मी है। यहाँ भरपूर टैलेंट है और नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक सुंदरता भी सब पर ध्यान खींचती है। मन की बात में भी हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की उपलब्धियों पर चर्चा करते आए हैं। आज ऐसी ही एक और उपलब्धि की मैं आपसे चर्चा करूंगा और वो है बैम्बू सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की सफलता। साथियों, जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। हमारी माताएं, बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैम्बू सेक्टर में काम कर रहे कई लोगों का जिक्र करने के साथ ही देशवासियों से अपील की कि सभी लोग बांस से बने प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट के विजय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा के प्रदीप चक्रवर्ती, उन्हीं की बात कर रहे। इन्होंने नए कानूनों को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। फिर इन्होंने अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज वे पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा बांस के उत्पाद बना रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई न कोई बांस का उत्पाद जरूर खरीदे। मन की बात के इस संस्करण में पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी से लेकर संरक्षण के प्रयासों का जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रयासों की तारीफ की, तो साथ ही भारत के डेयरी सेक्टर में हो रहे बदलावों पर भी प्रकाश डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के अंगुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय मंत्री के साथ कई लोग मौजूद रहे जिन्होंने मन की बात के 133वें संस्करण को सुना। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर दिल्ली के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, इस पर बातचीत किया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि हर बार कोई ना कोई सीखने की चीज़ वो देते हैं। प्रकृति से जो बम्बू, जिसको हम यूजलेस मानते हैं, उससे बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी शोरूम बनाकर उनमें सोर्स ऑफ इनकम और किस प्रकार से पेंट करके उनको सुंदर बनाया जा सकता है, ये सीखने की बात है। जैसे याक के दूध से कुछ खाने की चीज़ें बनाई जा रही हैं और अनेक चीज़ें मैंने कहा कि भी हर बार जो है ना मोदी साहब की जो है ना मन की बात में कुछ देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए कुछ हमेशा ही नया सीखने को मिलता है। आज याक के दूध से जो हमारे खाने की जो चीज़ें बनती हैं उनके विषय में हमें बहुत अच्छा लगा। भारतीय चीज़ का भी देशों में डंका, ये मोदी जी का प्रयास है और इससे गांव देहात के किसानों को, चरवाहों को एक नया उद्योग मिला है। वैसे तो मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ नए बताते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बांस के बारे में बताया कि बांस से बनी चीज़ें बन रही हैं और जो भारत में चीज़ बन रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में आजकल बहुत प्रचलित है चीज़ और भारत में ही चीज़ बन रहा है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। पीएम हमें मोटिवेट करते हैं हमेशा, जब भी मन की बात होती है कोई ना कोई नई चीज़ बताते हैं जिससे हमारा ज्ञान और मजबूत होता है। आज उन्होंने बच्चों की बात की, जिन बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, उनसे बच्चों के नाम जब टीवी पर आते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि वो और अपने क्षेत्र में और अच्छे से अच्छा कर पाएँ। शिक्षा के बारे में बात की, ओलंपियाड के बारे में लड़कियों के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे पुराने सचिवालय में आरंभ होगा। इस संबंध में उपराज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 8वीं विधानसभा के 5वें सत्र को प्रारंभ करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यह भी अवगत कराया कि राज्यपाल ने 8वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान कर दिया है। इस औपचारिक आदेश के साथ ही पूर्व में चल रहे विस्तारित सत्रों का समापन हो गया है, जिससे नए सत्र के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। एक दिवसीय विशेष सत्र के लिए दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। भारत के निर्यात और उद्योग क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पीयूष गोयल ने आगरा में चमड़ा, फुटवियर, आयुष, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और खेल सामान जैसे प्रमुख सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैकले की मौजूदगी ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूती दी। इस मौके पर आगरा फुटवियर की विश्व राजधानी ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद आगरा के कारीगरों, खासतौर पर महिला उद्यमियों को वैश्विक पहचान दिलाना है। सरकार का लक्ष्य है कि आगरा को एक बड़े ग्लोबल सोर्सिंग हब और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। बैठक में भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को गेम चेंजर बताया गया। इस समझौते से किसानों, एमएसएमईज, कारोबारियों और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के मंत्री टॉड मैकले ने भारत को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता बताते हुए निवेश और ज्वाइंट वेंचर के अवसरों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। काम आगरा में हो रहा है
अलग अलग व्यापार में, चाहे वो चमड़ा का उद्योग हो, कपड़ा का उद्योग हो, मसालों का उद्योग हो, जिस प्रकार से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में, कारपेट्स में, ढेर सारे सेक्टर्स की आज मुझे जानकारी मिली, स्पष्ट दिखता है कि आगरा आगे चल के विशेषकर निर्यात में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय हुआ है कि 100 इंडस्ट्रियल पार्क देश में नए लगाए जाएंगे। हम चाहते हैं कि आगरा के पास भी एक लगे जो यहाँ की उद्योग को एक बड़े सुनियोजित तरीके से प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ने का मौका देने का काम करे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को एक पीढ़ी में मिलने वाला बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को 1.4 अरब की आबादी वाले विशाल भारतीय बाजार तक अभूतपूर्व पहुंच देगा और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के बराबर या बेहतर स्थिति में लाएगा। प्रधानमंत्री लक्सन के अनुसार ये समझौता न्यूजीलैंड के किसानों, बागवानों और निर्यात आधारित उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे देश में रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय समुदाय की आय बढ़ेगी और परिवारों की आर्थिक तरक्की के रास्ते मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के जरिए सरकार बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं में निवेश बढ़ा सकेगी। कुल मिलाकर उन्होंने इस समझौते को न्यूजीलैंड के लिए बड़ी जीत करार दिया है। Deal with India that opens one of the biggest markets in the world to Kiwi exporters. It's a once-in-a-generation agreement that gives New Zealand exporters unprecedented access to 1.4 billion people and an economy that's set to become the third largest in the world, and it puts New Zealand exporters on an equal or better footing to our competitors, and it opens the door to India's rapidly expanding middle class. Look, 1 in 4 of our jobs in New Zealand are already linked to trade, and this FTA means more jobs on New Zealand farms and orchards. It means more money coming into local communities, and it means more opportunity for your family to get ahead. And a stronger economy means that we can invest in the roads, the schools, the hospitals and police, all the services that New Zealanders rely on. This is a big win for New Zealand. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस दिवस के दौरान डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। शनिवार शाम इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत अनेक बड़े नेता मौजूद थे। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इससे पहले भी ट्रंप पर हमले हुए हैं, लेकिन इस बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर हैं और इस कार्यक्रम में ट्रंप के अलावा उनकी पूरी कैबिनेट और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने होटल के बॉल रूम के बाहर फायरिंग की। ट्रंप और गेस्ट बॉल रूम के अंदर थे। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई, सुरक्षा कर्मी ने बहादुरी से काम किया। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. आपको बता दें कि फायरिंग के दौरान हॉल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, FBI डायरेक्टर काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड समेत ट्रंप कैबिनेट का हर चेहरा मौजूद था। हमलावर की पहचान 31 साल के कॉल थॉमस एलन के रूप में हुई है। वह अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां हमलावर को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में गोलीबारी की घटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये जानकर राहत मिली कि वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर मीडिया और राजनीति का एक खास सालाना कार्यक्रम होता है। इसे व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों का संगठन व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन आयोजित करता है। ट्रम्प इसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 24 घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तान से वापस लौट गए हैं। अरागची शनिवार को इस्लामाबाद से ओमान गए थे। रविवार को मस्कट में उन्होंने ओमान के सुल्तान और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। तय कार्यक्रम के अनुसार अब्बास अरागची इस्लामाबाद में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मॉस्को के लिए रवाना होंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा और उनका देश जीत हासिल करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी अगर बातचीत करना चाहते हैं तो वे संवाद कर सकते हैं। इससे पहले शनिवार को ट्रंप ने पाकिस्तान में ईरान जंग पर होने वाली संभावित अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक को रद्द कर दिया। ये फैसला उस समय लिया गया जब ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद से निकल चुका था। उज्बेकिस्तान के दमनगान में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 2 हफ्ते के प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस अभ्यास का मकसद अर्धपर्वतीय इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और एक साथ मिलकर ऑपरेशन करने की क्षमता को बढ़ाना था। अभ्यास के दौरान सैनिकों ने टोही, हवाई निगरानी, हेलीकॉप्टर फायरिंग और घरों में ऑपरेशन जैसी गतिविधियों का अभ्यास किया। इनमें इंजीनियरिंग और मेडिकल टीमें भी हिस्सा ले रही थी। एक संयुक्त कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया गया था जहां से पूरे ऑपरेशन को संचालित किया गया। ड्रोन की मदद से निगरानी की गई और बार बार अभ्यास कर टीम वर्क को मजबूत किया गया। समापन समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। केन्या के सेबेस्टियन सावे 2 घंटे से भी कम समय में मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। सावे ने रविवार को आयोजित लंदन मैराथन 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया। कभी कोई मैराथन नहीं हारने वाले 31 वर्षीय सावे ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले दिवंगत केल्विन किप्टम ने अक्टूबर 2023 में शिकागो मैराथन 2 घंटे 35 सेकंड में जीता था। किप्टन का 2024 में एक कार दुर्घटना में महज 24 साल की उम्र में निधन हो गया था। भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने 25 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में उन्नत बख्तरबंद वाहनों का अनावरण किया। ट्रैक्ड और व्हील्ड ये अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म व्हीकल रिसर्च सेंटर डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, जो कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जटिल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत 30 mm क्रूलेस टरेट है, जो 7.62 mm PKT गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्षमता से लैस है और इससे मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हाई पावर इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ये वाहन कठिन भूभाग और बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं। वही मॉड्यूलर ब्लास्ट और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन लेवल में 4 और 5 के मानकों के अनुरूप सुरक्षा सुनिश्चित किया गया है। हाइड्रोजेट सिस्टम से लैस ये एम्फीबियन प्लेटफॉर्म जल अवरोधों को भी पार करने में सक्षम है, जिससे इसकी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ जाती है। फिलहाल 65% स्वदेशी सामग्री के साथ वह तैयार इन वाहनों में 90% तक स्वदेशी सामग्री लगाने का लक्ष्य है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।